सूर्यांश रोज सुबह उठकर जॉगिंग के लिए जाता है। जाने से पहले गुनगुना पानी पीने के लिए किचन में जब जाता है तो अपनी मम्मा गीतांजलि से सुबह एक बार गुड मॉर्निंग हो ही जाती है, मगर आज सूर्यांश नहीं दिखा। गीतांजलि ने सोचा सूर्यांश का मूड ठीक नहीं है, इसीलिए शायद सो रहा है। आज उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। जितनी देर सोना चाहता है सोने दो, नाश्ता तैयार करके फिर उसे आवाज़ लगाऊंगी। अभिनव अरोड़ा ने भी सुबह उठकर सूर्यांश को नहीं देखा तो गीतांजलि से पूछा, सूर्यांश आज नहीं दिख रहा है, सो रहा है क्या? बेचारा इतना उदास है कि देखकर बहुत दुख होता है। रात भर नहीं सोया होगा, इसीलिए देर तक सो रहा है। नाश्ता बच जाएगा तो आवाज़ लगा लूंगी। उसके दिल पर से क्या गुजरा है केवल वही समझ सकता है। हमें भी प्यार किया मगर प्यार में हमें जीत मिली, इसीलिए प्यार की हार का दर्द हम नहीं समझ सकते। अभिनव, पता नहीं उस बेचारे का क्या होगा, कैसे उसे समझाए कुछ समझ नहीं आता। गीतांजलि ने अनमना होकर कहा, क्योंकि सूर्यांश के बारे में सोचकर उसे बड़ा दुख होता है। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। हम भी कोशिश कर रहे हैं उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने की, परंतु समय तो लगेगा। अभिनव अरोड़ा ने अपनी पत्नी को सांत्वना तो दी, मगर खुद बेचैन है, अंदर से ये जाहिर नहीं होने दिया। पता नहीं ये उदास चेहरा लेकर कब तक चुपचाप रहेगा। उसकी चुप्पी मुझे बहुत खलती है। पहले घर में इतनी चहल पहल बनी रहती थी, उसके कारण अब तो जैसे सब कुछ खामोश और उदास है। रिश्तेदारों को बुलाना हमारी बहुत बड़ी गलती थी, उन्हीं लोगों के कारण सब कुछ हुआ है। वे लोग तो यहाँ मुसीबत खड़ी करके चले गए, अब कभी पूछने भी नहीं आएंगे कि हम किस हालत में जी रहे हैं। ऐसे रिश्तेदारों से तो किनारा कर लेना ही अच्छा है। गुस्सा और दुख से तिलमिला उठी गीतांजलि। हाँ, हमसे गलती तो हो गई। शादी पक्की करके ही उन लोगों को बुलाना चाहिए था। हमें कहाँ पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। पता होता तो मैं कभी नहीं बुलाता। सोचा था रिश्तेदारों के बिना कुछ काम करेंगे तो वे लोग बुरा मान जाएंगे, फिर उन लोग से हमारे सबसे करीबी लोग हैं, यहाँ आकर उन्हें ही तो थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी। हमारे पारिवारिक बातों में इतनी ज़्यादा इंटरफेयर उन लोगों को करके तो नहीं चलता। तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है तुम्हें अच्छी तरह पता था, फिर तुमने ऐसी गलती क्यों की? तुम्हें पहले से ही पता था उनकी सोच कंजर्वेटिव है, एक जनरेशन पहले के लोग हैं, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। गीतांजलि ने शिकायत के लहजे में कहा, तुम्हें अपने भाई साहब के बारे में पता नहीं थी क्या? वो भी तो कोई खुले विचार के नहीं, फिर तुमने उन्हें क्यों बुलाया? बनी बनाई बात बिगाड़ दी। अब कैसे सब कुछ सुधारेंगे पता नहीं। अभिनव अरोड़ा भी चिढ़ गया। यहाँ दोनों यहाँ बैठकर लड़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? नाश्ता तैयार हो गया मगर अभी तक सूर्यांश नहीं उठा। मैं जाकर उसे जगा देती हूँ, तुम बैठो थोड़ी देर, फिर तीनों मिलकर नाश्ता करेंगे, बात को समझाने की कोशिश करेंगे। गीतांजलि सूर्यांश को जगाने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ गई। गीतांजलि ने अभी 2 कदम ही बढ़ाया था कि सूर्यांश घर में प्रवेश किया, सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गया। गीतांजलि ने आवाज लगाती रही, सूर्यांश रुको, तुम कहाँ गए थे सुबह सुबह? कुछ खाया पिया भी नहीं, नाश्ता बनाकर तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे, नाश्ता करने आ जाओ। सूर्यांश रुको। माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया सूर्यांश ने, और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सीधा जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर गीतांजलि आवाज लगाती रही मगर सूर्यांश ने दरवाजा नहीं खोला। घबराकर वो अपने पति के पास गई और हाँफते हुए कहा, सूर्यांश ने दरवाजा बंद कर लिया, मेरी बातों का कोई जवाब भी नहीं दिया। क्या हो गया है इस लड़के को? कहाँ चला गया था सुबह सुबह? आप चलकर उसे बुलाओ, शायद आपकी बातें सुने। सारी बातें सुनकर अभिनव अरोड़ा भी परेशान हो गया। तुरंत उठकर सूर्यांश को बुलाने गया। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, सूर्यांश, सूर्यांश दरवाजा खोलो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर लिया? एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, जो भी बात है हमसे खुलकर कहो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। प्लीज सूर्यांश बेटा, दरवाजा खोलो। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद सूर्यांश ने दरवाजा खोला। उसने आंखें उठाकर मम्मी पापा की ओर नहीं देखा। दरवाजा खोलकर पुनः जाकर बिस्तर के पर सिर झुकाकर बैठ गया। अभिनव अरोड़ा ने उसके पास जाकर कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप अपना क्या हाल बना लिया बेटा? क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? जो गलती तुमने की ही नहीं उसकी सजा खुद को क्यों दे रहे हो?
पापा का स्पर्श पाकर सूर्यांश का दिल भर आया और मन की बातें जुबान पर आ गई। तो मैं क्या करूं पापा, लेखा के बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लेखा तुमसे शादी नहीं करना चाहती। किसी एक इंसान के लिए अपनी जिंदगी से इस तरह खिलवाड़ करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम इतने कमजोर कब से बन गए? तुम अभिनव अरोड़ा के बेटे हो, ये बात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए। आपको मेरा दर्द समझ में नहीं आएगा पापा, क्योंकि आपने प्यार किया और मम्मा से शादी के लिए। जब प्यार टूटता है तो दिल किस कदर टूटता है ये तो केवल जिसका टूटा वही समझ सकता है। तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं बेटा? मैंने कोशिश तो की थी। जब लेखा ही शादी के लिए तैयार नहीं है तो सब कुछ समय पर छोड़ना पड़ेगा। समय बड़ा बड़ा घाव भर देता है। तुम इस तरह अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाओ। जिंदगी बहुत कीमती होती है, उसे यूं ही बर्बाद मत करो। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। हिम्मत से उठकर खड़े हो जाओ और जिंदगी नई तरह से शुरू करो। क्या करूं पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमेरिका जाने के लिए तैयारी शुरू करो। एग्जाम दो, फिर तुम अमेरिका जाओ एमबीए करने के लिए। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है। अमेरिका जाकर भी क्या करूंगा? वहां जाकर भी तो लेखा मुझसे बात नहीं करेगी, फिर क्या फायदा वहां जाने का? एमबीए करने के बाद भी तो लौटकर इंडिया आना पड़ेगा। अमेरिका जाने से बहुत दोस्त मिल जाएंगे। लेखा बात नहीं करेगी तो क्या हुआ? नई जगह, नई यूनिवर्सिटी, सब कुछ बदल जाएगा। जिंदगी में एक नया अनुभव होगा। एक सुनहरे मौके का फायदा लो। बी पॉजिटिव सूर्यांश, डोंट बी बेशिमिस्टिक। उठो, चलो नाश्ता करो, हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। फ्रेश होकर जल्दी आना। अभिनव और गीतांजलि दोनों सूर्यांश को समझाकर डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गए। जूही, निर्भय, आदित्य और लेखा चारों नाश्ता करने बैठे हैं, परंतु चारों खामोशी से नाश्ता कर रहे हैं। कल रात को अचानक इतनी घटना घट गई जिसका असर अभी तक सबके दिमाग में छाया हुआ है। ऊपर से सुबह लेखा ने सूर्यांश से क्यों बातें की, निर्भय को अभी तक पूरी तरह पता नहीं है। केवल इतना पता है कि सूर्यांश दुखी होकर घर से चला गया। खामोशी तोड़ते हुए निर्भय ने पहले बातें की। लेखा, सूर्यांश क्या बातें करने आया था? वही पुरानी बातें दोहराने आया था। क्या बात करेगा? लेखा ने सीधा सा सपाट सा जवाब दिया। सूर्यांश की बातें सुनते ही जूही बोल पड़ी। कब आया था सूर्यांश? लेखा, क्या बातें करने आया था? बता दिया तो फिर क्यों पूछ रही हो? लेखा चिढ़ गई। तुमने क्या कहा लेखा? कि सूर्यांश इतना दुखी होकर चला गया? चाय भी ने भी पूरी पी और उठकर चला गया। निर्भय जानने के लिए इम्पेशेंस हो रहा है। मैंने जो निर्णय लिया है उसी निर्णय पर मैं अटल रही। अमेरिका में जाकर मिलने की बात कर रहा था तो मैंने मना कर दिया, फिर उस बेचारे को दुखी कर दिया तुमने। लेखा, क्यों तुम इतनी जिद्दी हो? क्यों नहीं मान लेती उसकी बात? इस बार जूही का धैर्य टूटा तो उसने चिढ़ते हुए कहा, मम्मा मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी तरह से जीने दो। तुमने जब अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी ली तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हारी इच्छा से जिंदगी जीऊं? लेखा, तुम आजकल जिद्दी होने के साथ साथ बदतमीज भी हो गई हो। किससे क्या बात करनी है तुम्हें कुछ पता नहीं क्या? मैंने यही शिक्षा दी है क्या तुम्हें? मोरल क्लास में क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें? जूही के रूखेपन से लेखा चिढ़ गई और बोल पड़ी, केवल मेरी गलती तुम्हें दिख रही है? तुम्हें अपनी गलती समझ नहीं आती क्या? क्यों अनमेरिड माँ बनने गई थी? क्यों जन्म दिया था मुझे? अगर मैं अनमेरिड माँ की बेटी नहीं होती तो मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम होती क्या? एक बार इस बारे में सोचा है तुमने? बार बार मुझे प्रेशराइज कर रही हो शादी के लिए। शादी के बाद मेरा क्या होगा? तुमने कभी सोचा है? अगर आज मेरी जिंदगी दो राह पर खड़ी है तो केवल और केवल तुम्हारे और पापा के कारण। फिर किस मुंह से तुम मुझे इतनी सारी बातें सुनाती हो? मैं एक बार अमेरिका चली गई तो दोबारा तुम लोगों के पास लौटकर नहीं आऊंगी। सुन लो अच्छे से। लेखा ने इतनी कड़वी बातें कह दी कि वातावरण में केवल बातें गूंज रही है। एक खामोशी जिसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गई चारों ओर। लेखा की बातें सुनकर जूही की आंखों से दो बूंदें लुढ़क कर गालों पर आ गिरी। निर्भय भी लेखा की इस बातों का जवाब किस तरह से दे कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए सिर झुकाकर बैठा रहा। अब तक आदित्य भी सिर झुकाकर कुछ सोच रहा था। लेखा नाश्ता छोड़कर उठने जाने लगी तो आदित्य ने उससे प्यार से कहा, नाश्ता छोड़कर मत जाना बेटा, नहीं तो मैं भी नाश्ता नहीं करूंगा। और जूही, तुमसे मैं आखिरी बार कहता हूँ, तुम लेखा को छोटी सी बच्ची समझकर उस पर अपनी इच्छा मत थोपो। पहले भी मैंने तुम्हें कई बार समझाया। लेखा अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। उसकी जिंदगी उसे अपने ढंग से जीने दो। जब तक तुम उसके रास्ते में आने की कोशिश करोगी तब तुम्हें कड़वी सच्चाई का सामना करने पड़ेगा। आंसू बहाने से क्या मिलेगा? सच तो छुप तो नहीं जाएगा।
सच ही तो कहा है लेखा ने, कुछ गलत नहीं कहा जो सुनकर तुम रो रही हो। उसने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा। आज अगर उसकी ज़िंदगी इस राह पर खड़ी है तो इसका कारण हम दोनों ही हैं। उसे ये बात कहने के लिए मजबूर क्यों करती हो? अब तक आदित्य भी सिर झुकाकर कुछ सोच रहा था। लेखा नाश्ता छोड़कर उठकर जाने लगी तो आदित्य ने उससे प्यार से कहा, नाश्ता छोड़कर मत जाना बेटा, नहीं तो मैं भी नाश्ता नहीं करूँगा। और जूही, तुमसे मैं आखिरी बार कहता हूँ, तुम लेखा को छोटी सी बच्ची समझकर उस पर अपनी इच्छा मत थोपो। पहले भी मैंने तुम्हें कई बार समझाया, लेखा बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। उसकी ज़िंदगी उसे अपने ढंग से जीने दो। जब जब तुम उसके रास्ते में आने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें कड़वी बातों का सामना करना पड़ेगा। आंसू बहाने से क्या मिलेगा? सच छुप तो नहीं जाएगा, सच तो सच ही रहेगा। लेखा ने कुछ गलत नहीं कहा जो सुनकर तुम रो रही हो। उसने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा। आज अगर उसकी ज़िंदगी इस राह पर खड़ी है तो उसका कारण हम दोनों ही हैं। उसे ये बात कहने के लिए मजबूर क्यों करती हो? आदित्य के समझाने पर जूही को एहसास हुआ कि सचमुच आज लेखा जो भी सह रही है या पा रही है इसका कारण तो हम दोनों ही हैं। भरी हुई आंखों से जूही ने लेखा की ओर देखते हुए कहा, आई एम सॉरी लेखा बेटा, आगे से मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकूंगी। तुम आज़ाद हो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने के लिए और हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ लेखा। ज़िंदगी में हमेशा तुम मुझे अपने साथ पाओगे। कभी कोई बात हो तो मुझसे मत छुपाना भाई, ना सही एक दोस्त समझकर मुझे हर बात शेयर करना। लेखा के मन का दर्द समझकर निर्भय की आंखें भर आई। निर्भय की बात सुनकर लेखा ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, तुम मेरे भाई भी हो और मेरे दोस्त भी। क्या कोई भाई दोस्त नहीं हो सकता या कोई दोस्त भाई नहीं हो सकता? मुझे पता है कदम दर कदम तुम मेरे साथ हो, तभी तो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो तुम जैसा दोस्त और तुम जैसा भाई मिला। लेखा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सब लोग थोड़ा सा नॉर्मल फील करने लगे। सबसे ज्यादा खुश हुआ निर्भय। खुशी से ही कहा, फिर तो अमेरिका जाने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो लेखा। मैं तुम्हें अनुषा का फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस दे दूंगा। अनुषा से तुम्हारे बारे में सारी बातें बता दूंगा। फिर एक दिन तुम मेरे साथ बैठकर अनुषा से वीडियो चैट कर लेना। अनुषा भी तुम्हें देख लेगी तो एयरपोर्ट पर देखकर तुम्हें पहचान जाएगी। सबसे पहले तुम अनुषा के घर जाकर ठहरना, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना। जो भी यूनिवर्सिटी मिले अनुषा हमेशा तुमसे मिलने जाया करेगी। कभी कभी तुम अनुषा से भी मिलने जाना तो तुम्हें अकेलापन बिल्कुल नहीं लगेगा। अनुषा तुम्हें पूरा अमेरिका घुमाकर दिखा सकती है, उसे सब कुछ पता है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई निर्भय, मैं खुद भी तो अनुषा से मिलने के लिए बेताब हूँ। अनुषा कहाँ रहती है? न्यूयॉर्क में रहती है। मैं तो न्यूयॉर्क और बोस्टन के कुछ यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। जहाँ मिल जाए। न्यूयॉर्क मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, बोस्टन मिल जाएगा तो और भी अच्छा, क्योंकि बोस्टन ज़्यादा दूर नहीं है न्यूयॉर्क से। यू आर राइट, तो फिर शुरू हो जाओ, जमकर पढ़ाई करो। एमबीए के बाद तो तुम्हारी अच्छी सी जॉब पक्की है। ऑलवेज बी हैप्पी, फॉरगेट योर पास्ट, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। निर्भय ने एक मुस्कान बिखेर दी तो लेखा ने भी मीठी सी मुस्कान देकर माहौल को हल्का फुल्का कर दिया। लेखा को खुश देखकर आदित्य भी बहुत खुश हो गया। लेखा को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए कह पड़ा, ये हुई ना मेरी बेटी लेखा, आई लाइक योर स्पिरिट, गो अहेड एंड सर्च योर मंजिल, आई एम ऑलवेज विथ यू माई चाइल्ड, मे गॉड ब्लेस यू। लेखा को अमेरिका जाने के लिए जीमेट एग्जाम की तैयारी करनी है, इसीलिए वो पढ़ाई में व्यस्त हो गई। अब तक जो भी घटना घटित हुई सब कुछ भुलाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है अपने काम में व्यस्त रहना। लेखा वही कर रही है। ऐसा नहीं है कि सूर्यांश के लिए लेखा के मन में भावना नहीं है, मगर भावना के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय लेना भी ठीक नहीं है। ये बात उसे समझ में अच्छी तरह आ रही है। समझना भी चाहिए क्योंकि इतनी उम्र तो हो ही गई है, अच्छे बुरे का फर्क समझ सके। अपनी माँ की जिंदगी से उसने बहुत कुछ सीखा है। निर्भय अपने पापा आदित्य के साथ ऑफिस जाने लगा है, कंपनी के काम में बिजी हो गया। तमाम व्यस्तताओं के बीच भी वो सूर्यांश को नहीं भूला। उस दिन सूर्यांश घर से दुखी होकर निकला था। उसके बाद 2-3 दिन हो गए, मगर व्यस्तता के कारण निर्भय ने उसे कोई फोन नहीं दिया, न ही सूर्यांश ने किसी तरह का कोई कांटेक्ट किया। आज ऑफिस में बैठे बैठे निर्भय को सूर्यांश की बड़ी याद आने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं किस हाल में है सूर्यांश। उस दिन तो उसकी हालत ठीक नहीं थी, बहुत मायूस होकर घर से निकल पड़ा था। तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं पता, मैंने ही गलती की, उसकी एक बार खबर लेनी थी। आज शाम को लौटते वक्त एक बार उसकी खबर लेके उसके घर अवश्य जाऊंगा। निर्भय बैठे बैठे क्या सोच रहे हो बेटा, कोई काम समझ नहीं आ रहा क्या? तो समझा दूं क्या? आदित्य की आवाज जैसे ही निर्भय के कानों में पड़ी तो वो जैसे नींद से जाग उठा। नहीं पापा, कुछ नहीं सोच रहा, बस थोड़ी देर के लिए सूर्यांश के पास चला गया था। पता नहीं सूर्यांश किस हाल में होगा।
अरे हाँ, उस दिन सूर्यांश आया था हमारे घर, उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। कई बार मैं भी उसके बारे में सोचता हूँ, मगर सोचकर भी क्या करूँ। अभिनव ने भी इन दिनों मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, मैं भी काफ़ी व्यस्त रहा, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। सूर्यांश ने तुमसे बात की थी क्या? कोई खबर है क्या तुम्हारे पास? नहीं पापा, उस दिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। लेखा का निर्णय सुनकर वो बहुत दुखी था, कुछ कहे बिना ही चला गया था। उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। मेरी भी गलती है, मैंने भी उसे फ़ोन नहीं किया। आज मैं एक बार उसके घर जाना चाहता हूँ, उसका हालचाल जानने के लिए। अवश्य बेटा, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा बचपन का दोस्त है। लेखा ने अपना निर्णय बदल दिया तो क्या उससे दोस्ती तो नहीं टूट जाती? हाँ पापा, बहुत खुशनुमा पल उसके साथ बीता है, कैसे भुला सकता हूँ। पहले तो सोचा था वो हमारा रिश्तेदार बनने वाला है, मगर सब कुछ उलट-पुलट हो गया। पता नहीं समय क्या चाहता है। निर्भय थोड़ा उदास हो गया। तुम्हें अगर सूर्यांश के घर जाना है तो अभी निकल जाओ, उसके साथ थोड़ी देर बैठो, उसे समझाओ आगे की ज़िंदगी हिम्मत से जीना है। अमेरिका जाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, नहीं जाकर देखो, उसे एनकरेज करो। घड़ी की ओर देखकर निर्भय ने कहा, अभी 4 बज रहा है, मैं कैसे निकल जाता हूँ। ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ। ओके बेटा, जाने से अच्छे से जाना और खबर लेकर मुझे बताओ। इधर कॉल बेल बजते ही गीतांजलि ने दरवाजा खोला तो देखा सामने निर्भय ही खड़ा है। थोड़ी देर तो गीतांजलि को समझ आया निर्भय क्यों आया, उससे क्या कहे। उसका मन सोच की गली में भटकने लगा। निर्भय क्यों आया, सब कुछ तो खत्म हुआ है। उसकी बहन ने मेरे बेटे को डिप्रेशन की अंधेरी खाई में धकेल दिया। अब हालचाल जान भी क्या होगा। हमें किसी की दया और सहानुभूति नहीं चाहिए। सहानुभूति दिखाएगा तो मैं दो टूक जवाब दूंगी। गीतांजलि को चुपचाप खड़े होकर देखकर निर्भय ने धीरे से कहा, नमस्ते आंटी, मैं निर्भय। मुझे पहचाना नहीं क्या? आप बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे देखकर मैं अंदर नहीं आ सकता क्या? अरे हाँ बेटा निर्भय, आओ आओ, अंदर आ जाओ, अंदर आकर बैठो। गीतांजलि जैसे नींद से जाग उठी। ड्राइंग हॉल के सोफे पर बैठते हुए निर्भय से पूछा, कैसी हो आंटी आप? अंकल और सूर्यांश कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं बेटा, आप सुनाओ, आप लोग कैसे हो? निर्भय ने गीतांजलि की ओर नजर उठाकर अच्छे से देखा तो पाया गीतांजलि का चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए हैं। उसे समझने में देर नहीं लगी कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसके कारण आंटी की ऐसी हालत हो गई। उसने बिना देर किए ही कहा, हम तो अच्छे हैं आंटी, मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है। सब कुछ ठीक है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक तो नहीं है। सूर्यांश कहाँ है आंटी? सूर्यांश अपने कमरे में सो रहा है। सो रहा है इस वक्त? ये तो सोने का वक्त नहीं है। क्या मैं उसके कमरे में जाकर उससे मिल सकता हूँ आंटी? निर्भय समझ गया कि सूर्यांश के साथ जरूर कोई बात है, वो सही नहीं है। हाँ हाँ बेटा, जाओ, जाकर देख लो। आजकल किसी से बात नहीं करना चाहता, पता नहीं उसे क्या हो गया। हम तो समझा समझा कर हार गए। पूरे घर में एक उदासी खामोशी छाई हुई है। जब वो किसी से बात ही नहीं करता तो हम किससे बात करें? गीतांजलि की आंखें छलछला आई। ये बात निर्भय से छिपी नहीं। ठीक है आंटी, मैं सूर्यांश से मिलकर आता हूँ। निर्भय सूर्यांश के कमरे की ओर बढ़ गया। सूर्यांश के कमरे के दरवाजे के सामने आकर निर्भय रुक गया। दरवाजा ऐसे ही बंद था, अंदर से छिटकनी नहीं लगाई गई थी। निर्भय ने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा सूर्यांश अपने बेड पर लेटा है, मगर सोया नहीं। एकटक छत को ताक रहा है। दोनों आंखों में आंसू की धारा बहती जा रही है। सूर्यांश की ऐसी हालत देखकर निर्भय की आंखें भी भर आई। वो समझ गया कि सूर्यांश डिप्रेशन की हालत से गुजर रहा है, उसे इस हालत से निकालना बहुत जरूरी है। निर्भय दबे कदमों से सूर्यांश के पास आकर खड़ा हो गया। फिर भी सूर्यांश जैसा लेटा था वैसा ही लेटा रहा। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। शायद उसको पता ही नहीं चला कोई आकर उसके पास खड़ा है। निर्भय उसकी ये हालत देखकर डर गया। ये तो डिप्रेशन की हालत है। गहरी डिप्रेशन में चला गया सूर्यांश। इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है, वरना बात किसी भी हद तक जा सकती है। निर्भय ने सूर्यांश को झकझोरकर बुलाया, सूर्यांश, सूर्यांश, मैं निर्भय तुमसे मिलने आया हूँ। उठकर बैठो, मुझसे बातें करो। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे लेटे लेटे क्या सोच रहे हो? निर्भय के हिलाने पर सूर्यांश ने एक नजर उसको देखा तो देखता ही रह गया। उसकी जुबान खामोश थी। क्या हो गया? चुपचाप क्यों देख रहे हो? कोई बात नहीं कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? उठो, उठकर बैठो। निर्भय सूर्यांश को सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा तो उसने उठने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। निर्भय फिर कोशिश करने लगा सूर्यांश को उठाने की। बहुत कोशिश करने के बाद सूर्यांश उठकर बैठ गया, मगर खामोश बैठा रहा। निर्भय को देखकर भी कोई बात नहीं कर रहा। तुम्हें क्या हो गया सूर्यांश? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई? प्लीज मुझसे बातें करो, जो भी मन में बात है मुझसे शेयर करो। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, मुझसे कोई बात मत छुपाओ। मन की बातें कह दोगे तो मन हल्का हो जाएगा। अब कहने को क्या रह गया? निर्भय दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फबक फबक कर रो पड़ा सूर्यांश। सूर्यांश को रोते हुए देखकर निर्भय ने सोचा, चलो अच्छा है, रो तो रहा है, मन का गुबार निकल जाएगा तो मन हल्का हो जाएगा।
कुछ देर रोने के बाद आँख उठाकर सूर्यांश ने निर्भय की ओर देखा, कहा, कैसा है निर्भय, कब आया? मैं अच्छा हूँ, थोड़ी देर पहले आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। चलो, कोई तो मुझसे मिलने आया, मेरा हाल चाल जानने आया, वरना मेरा अपना कौन है? कैसी नेगेटिव बातें कर रहे हो सूर्यांश? तुम्हारे अपने सबसे करीब तो तुम्हारे मम्मी पापा, तुमने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुमने अपनी माँ की ओर देखा है, उनकी क्या हालत हुई है? सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, बहुत सेल्फिश हो तुम, कभी अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा। बचपन का दोस्त हूँ तुम्हारा, तुम कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ? मैंने क्या किया? मेरा किसी भी बात में मन नहीं लगता, न काम करने में मन लगता है, न पढ़ने में मन लगता है, न किसी से बात करने की इच्छा होती है, तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरा क्या दोस्त है? सब तुम्हारा दोस्त है। तुमने खुद को इस हालत में पहुंचाया। कैसे मर्द हो तुम, जो एक हवा के झोंके में टूटकर बिखर गए? क्या इतनी कमजोर है तुम्हारी बैकबोन? नहीं, मेरा दोस्त सूर्यांश इतना कमजोर नहीं हो सकता। उठो सूर्यांश, सबको बता दो कि तुम कमजोर नहीं हो। सबको किसको बताऊं? लेखा तो मुझसे बहुत दूर हो गई, उसे तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं। क्या इसी को प्यार कहते हैं निर्भय? सच्चा प्यार करने वाले तो न जाने कितने दर्द सहकर भी अपने प्यार को जिंदा रखते हैं, मगर लेखा ने क्या किया? क्या तुम्हारे जीवन में केवल लेखा ही है, कोई और नहीं? तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे दोस्त, उनका कोई महत्व नहीं है तुम्हारे जीवन में? तुम केवल लेखा के लिए खुद को मिटाने चले हो। चलो उठो, जाकर देखो तुम्हारी मम्मी की हालत क्या हुई है। चलो मेरे साथ ड्राइंग हॉल में, आंटी बैठकर रो रही है। चलो तुम अपनी आंखों से देखो, खुद समझो, तुमने घर का वातावरण कैसा बना दिया। निर्भय सूर्यांश का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कंधे का सहारा देकर ड्राइंग रूम की ओर ले जाने लगा तो सूर्यांश लड़खड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, इसीलिए कमजोर हो गया है। सूर्यांश को ले जाकर ड्राइंग हॉल के सोफे पर बैठा दिया निर्भय ने, जहाँ पर उसकी माँ भी बैठी है। सूर्यांश को आज 2 दिन के बाद ड्राइंग हॉल में आते देखकर गीतांजलि आंखों में आंसू लिए भी खुशी से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, तुम आ गए सूर्यांश बेटा, आ जाओ, मेरे पास आकर बैठो। गीतांजलि सूर्यांश के सर पर हाथ फेरने लगी और खुशी के आंसू से उसकी आंखों से बहने लगे। आंटी, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? क्या पूछना चाहते हो निर्भय बेटा? गीतांजलि आज खुश है, इसीलिए खुश होकर कहा। आंटी, सूर्यांश ने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं क्या? बहुत कोशिश की बेटा, हमने भी कोशिश की, इसके पापा ने भी कोशिश की, मगर हम कुछ भी खिला पिला नहीं पाए इसको। बस बिस्तर पर लेटा लेटा छत को ताकता रहता है, दोनों आंखों से आंसू बहते रहते हैं। 2 दिन से हमारे गले से भी एक दाना नहीं उतरा। इसके पापा तो कल घर में थे, आज ही परेशान होकर ऑफिस चले गए। तुम समझाकर आज 2 दिन के बाद इसे ड्राइंग रूम में लेकर आए हो, मुझे बहुत खुशी है। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं आंटी। सूर्यांश मेरे बचपन का दोस्त है, अगर वो अच्छा नहीं है तो मुझे कहाँ अच्छा लगेगा। 2 दिन मैं भी बहुत व्यस्त था, इसीलिए फोन नहीं कर पाया, मगर आंटी आप तो एक बार मुझे बता सकती थी, बताती तो मैं सब काम छोड़कर आ जाता अपने दोस्त के लिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। निर्भय ने फिर सूर्यांश की ओर देखकर कहा, सूर्यांश मेरी बात ध्यान से सुनो, उसे समझने की कोशिश करो, परिस्थिति जैसी भी हो। अगर तुम सचमुच कमजोर नहीं हो तो परिस्थिति का सामना करके दिखा दो। लेखा को मैंने बहुत समझाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी भी गलती नहीं है। बचपन से उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा, शायद सब कुछ सहते सहते वो ऐसी बन गई, अब और सहना नहीं चाहती, इसीलिए हमने भी प्रेशर क्रिएट नहीं किया। अगर कोई गलत कदम उठा लेगी तब क्या होगा सोचकर हम भी खामोश हो गए। अब वो एडल्ट है, उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। समय बड़ा बलवान है, समय के साथ सब कुछ फिर से ठीक भी हो जाएगा, इसी उम्मीद के साथ जीना चाहिए। सूर्यांश, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और उठो। अपने लिए ना सही, अपने मम्मा पापा के बारे में सोचो, इतना स्वार्थी मत बनो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इस सच्चे प्यार पर भरोसा रखो, समय कभी न कभी तुम्हारा साथ अवश्य देगा। इस विश्वास के साथ जिंदगी के रास्ते पर चलते रहो, एक नई उमंग लेकर, उम्मीद लेकर। एक जीवन बहुत कीमती है, इसे यूं ही मत गवाओ, क्या पता दोबारा ये जिंदगी मिले ना मिले। एक सांस से सारी बातें कहकर निर्भय उम्मीद लेकर सूर्यांश की ओर देखने लगा। निर्भय की बातें सुनकर गीतांजलि की आंखें गंगा जमुना की भांति बहने लगी। जिसे सूर्यांश ने देखा तो उससे अपनी माँ का ये दुख देखा नहीं गया। माँ के करीब आकर उसने आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत मम्मा, मैं तुम्हारे पास ही तो बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। सूर्यांश की बातें सुनकर उसकी माँ खुशी के मारे रोते रोते तुरंत उठकर किचन की ओर चली गई, सूर्यांश के लिए खाना खाने के लिए।
खाना लाने के लिए। सूर्यांश तो खुशी के मारे जैसे उछल पड़ेगा। उसने सोचा ही नहीं था कि सूर्यांश इतनी जल्दी उसकी बातें समझ जाएगा। बचपन से ही सूर्यांश समझदार लड़का है, मगर प्यार टूटने के बाद जैसा हाल होता है वही उसके साथ था। ऐसे समय में एक दोस्त की जरूरत थी, जिसके साथ उसकी ज़रूरत थी। निर्भय को पाकर सूर्यांश समझ गया कि इस दुनिया में दोस्त की बहुत ज़रूरत है, जो बुरे समय में पास खड़े होते हैं। निर्भय आगे बढ़कर सूर्यांश के गले लग गया और कहा, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच मुझे ये तोहफा देने के लिए। आंटी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। आंटी को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा था मैंने अपना दोस्त खो ही दिया, मगर तुमने आज साबित कर दिया कि तुम अभी भी मेरे दोस्त ही हो। मैं तुम्हारा दोस्त था, दोस्त हूँ और जीवन भर दोस्त रहूंगा। कोई भी बात हो तो मुझसे मत छुपाना। वादा करो तुम कल से पढ़ाई करोगे, अमेरिका जाने के लिए तैयारी करोगे। निर्भय की बात सुनकर सूर्यांश मन ही मन सोचने लगा, लेखा मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीकर दिखा दूंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं हारा नहीं, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। चाहे तुम मुझे कितना ही दुख दो, उन दुखों पर मैं विजय हासिल करके ही रहूंगा। हाँ, मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। मेरा वादा रहा मेरे दोस्त, अमेरिका में एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिले यही कोशिश रहेगी मेरी। दैट्स लाइक माई फ्रेंड सूर्यांश, कीप इट अप। दोनों दोस्तों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को देखकर एक बिग स्माइल दी। गीतांजलि ने ट्रे में सूर्यांश के लिए खाना लेकर जैसे ही ड्राइंग हॉल में प्रवेश किया तो दोनों की मुस्कुराहट देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सूर्यांश के सामने टेबल पर खाना और ट्रे रखते हुए, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ निर्भय, तुम तब तक यहीं पर रहना जब तक सूर्यांश पूरा खाना नहीं खा लेता। सूर्यांश तू बड़ा किस्मत वाला है, आज तू फिर बच्चा बन गया और माँ तुझे खाना खिला रही है। माँ के हाथ से खाना था तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। एक बार बोल देता तो आंटी मना थोड़ी करती। निर्भय की बात सुनकर तीनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और उनकी हंसी की रोशनी से पूरा घर आलोकित हो उठा। घर पहुंचते ही अभिनव अरोड़ा ने सबसे पहले सूर्यांश के बारे में पूछा। दिन भर वो ऑफिस में जरूर था, मगर मन तो घर में ही सूर्यांश के आसपास भटक रहा था। गीतांजलि को भी काफी नॉर्मल देखकर उसे आश्चर्य हुआ। क्या बात है, सुबह तो गीतांजलि बहुत बीमार सी लग रही थी, अभी तो बिल्कुल फ्रेश लग रही है। चेहरे पर बहुत ज्यादा तनाव नहीं दिख रहा। मुस्कुराकर मेरा स्वागत भी किया। सूर्यांश कहाँ है? गीतांजलि क्या कर रहा है? अभी भी सो रहा है क्या? दिन भर कुछ खाया पिया कि नहीं? तुमने कोशिश की या फिर यूं ही सोने दिया? बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल, कौन से सवाल का जवाब पहले दूं? अभिनव की ओर देखकर गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा। गीतांजलि को मुस्कुराते हुए देखकर अभिनव फिर सोच की दुनिया में भटकने लगा। क्या बात है, गीतांजलि इतना खुश नजर आ रही है? कुछ जादू हो गया क्या? सूर्यांश ठीक हो गया? क्या बात है गीतांजलि, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट, सुबह जब मैं गया था तब तुम्हारी आंखों में आंसू थे। मुझसे क्या छुपा रही हो? ऐसा लगता है तुमने मेरी बात टाल दी, मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। सूर्यांश कहाँ है और क्या कर रहा है? अपने कमरे में है, तुम खुद ही जाकर देख लो क्या कर रहा है। जाता हूँ, पहले फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद। तब तक तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय दे दो। अभिनव की बात सुनकर गीतांजलि मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली गई। फ्रेश होकर अभिनव अरोड़ा अपने बेटे सूर्यांश के हालचाल जानने के लिए उसके कमरे के सामने आया तो देखा सूर्यांश बैठकर पढ़ाई कर रहा है। दरवाजे पर खड़ा होकर सोचने लगा, सुबह के सूर्यांश और अभी के सूर्यांश में जमीन आसमान का फर्क है। ये जादू कैसे हो गया? किसने की है जादू? जिसने भी की हो, जीवन में मैं उसका आभारी रहूंगा। सूर्यांश की नजर अचानक दरवाजे की ओर खड़ी तो देखा पापा खड़े होकर कुछ सोच रहे हैं। पापा, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? आइए, अंदर आइए। सूर्यांश की बातें सुनकर अभिनव जैसे नींद से जाग उठा। सूर्यांश के चेहरे पर नजर पड़ते ही आश्चर्यचकित होकर कहा, सूर्यांश बेटा, तुम ठीक हो गए? हाँ पापा, अभी मैं ठीक हूँ, मगर ये सब हुआ कैसे? सुबह तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मगर तुम बिस्तर से नहीं उठे, नहीं कुछ खाया पिया, फिर हारकर मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस जाना भी जरूरी था, ऑफिस में बैठकर भी तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। पापा, मैं निर्भय आया था मुझसे मिलने। सूर्यांश की बातें पूरी करता उससे पहले ही अभिनव अरोड़ा गुस्से में बोल पड़ा, निर्भय किस लिए आया था? हम लोगों से तो रिश्ता खत्म करके चली गई लेखा, फिर निर्भय को आने की क्या जरूरत पड़ गई? गीतांजलि धीरे से आकर अभिनव अरोड़ा के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। अपने पति का गुस्सा देखकर बात को संभालते हुए उसने कहा, निर्भय ही तो है जो सूर्यांश का सच्चा दोस्त है। उसने आकर ही तो सूर्यांश को उठाया, ड्राइंग हॉल में लेकर गया, उसे बहुत समझाया, बहुत हिम्मत दी, जिंदगी को नए तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया। तभी तो सूर्यांश उठकर संभला, खाना खाया, नहा धोकर पढ़ने बैठ गया। निर्भय ने जो भी किया उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। एक तरह से उसी के कारण मुझे अपना बेटा वापस मिला, वरना पता नहीं क्या होता। जाते समय उसने कहा, आंटी जब भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। सूर्यांश मेरे बचपन का दोस्त है, उससे मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ, ना ही कभी हो सकता है। वो जैसा
मेरा दोस्त है, आगे भी रहेगा। सारी बातें सुनकर अभिनव अरोड़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, वो सब तो ठीक है, दोस्ती अपनी जगह, मगर लेखा ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी के कारण तो सूर्यांश डिप्रेशन में चला गया था। मैं ये बात भूल नहीं पाता। पापा, एक बार लेखा की जगह अपने आप को रखकर सोचिए। लेखा ने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। हर इंसान का अपना स्वाभिमान होता है। उसके स्वाभिमान को हम सब ने मिलकर बहुत चोट पहुंचाई है। उसकी माँ, उसका अपमान किया। हमारे रिश्तेदारों ने, एक समय पर आप दोनों ने भी किया था। ये रिश्ता मानने के लिए इनकार कर दिया। लेखा सब जानते हैं। उसकी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही कदम उठाता। इसीलिए उसे गलत करने से पहले हमें अपने अंदर झांक देखना चाहिए। हमने कहाँ कहाँ गलत किया। आज सूर्यांश के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि है, क्योंकि उसने लेखा के दृष्टिकोण से सोचकर देखा तो लेखा को सही जगह पाया। सूर्यांश ने जो कहा उस पर मैंने भी सोचा और लेखा को सही जगह पर पाया। उस लड़की ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा है। उसे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का पूरा हक है। मैं तो खुश हूँ अपने सूर्यांश को वापस सही हालत में पाकर। समय ने जो भी किया अच्छा किया, आगे भी अच्छा ही होगा। यही सोचकर हमें जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना है। सूर्यांश को भी निर्भय से यही समझाया। सूर्यांश समझदार है, इसीलिए समझ गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। गीतांजलि, मैं भी सूर्यांश की बातों का समर्थन किया। आप लेखा को एक बार माफ कर दो पापा। उसे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दो। मुझे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीनी है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ MBA करने के लिए। इसीलिए नहीं कि लेखा जा रही, बल्कि जिंदगी को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। बाहर जाकर मैं नए नए लोगों से मिलना चाहता हूँ। जिंदगी के अलग अलग रंग देखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाने की तैयारी करो। मगर तुम लौट कर आ जाना। हमारा बिजनेस तुम्हें ही संभालना है। हाँ पापा, आप मुझ पर विश्वास रखो। MBA करने के 1-2 साल में जॉब करना चाहता हूँ, वहाँ रहकर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। उसके बाद मैं लौट कर आ जाऊँगा। अभिनव अरोड़ा ने मुस्कुराकर बेटे के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दी और कहा, ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वही करो। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। सूर्यांश ने मुस्कुराकर पापा की ओर देखा और कहा, थैंक यू पापा, मुझे हिम्मत देने के लिए। सूर्यांश, तुम भी चलो, पापा के साथ बैठकर थोड़ी सी चाय पी लेना। बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके मम्मा, आप लोग चलो, मैं आता हूँ। चाय पीते पीते अभिनव अरोड़ा ने अपने बेटे सूर्यांश से कुछ बातें करने की सोची। अमेरिका जाने से पहले सूर्यांश के मन में क्या चल रहा है, ये जानना उसके लिए बहुत आवश्यक है। सूर्यांश काफी हद तक डिप्रेशन से बाहर आ चुका है, मगर जरूरी नहीं कि वो लेखा को भूल चुका है। भूलना इतना आसान भी नहीं है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, को घुमा दी और सब बातें गायब हो गई। आखिर सूर्यांश एक जीता जागता इंसान है। शरीर की रगों में खून बहता है तो भावनाएं तो होगी ही। ये क्या कम बड़ी बात है। जिसने भावनाओं पर काबू पा लिया वो मन पढ़ने में लगा रहता है। सूर्यांश, तुमने क्या सोचा? अमेरिका जाकर तुम लेखा से मिलना चाहोगे या दूरी बनाकर रखना चाहोगे? अभिनव अरोड़ा ने धीरे से पूछा। अचानक पापा से ये बात सुनकर सूर्यांश थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने सोचा ही नहीं था कि पापा इस तरह का प्रश्न करेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने भी धीरे से जवाब दिया, अब उससे मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता पापा। वो खुद ही नहीं मिलना चाहती मुझसे। अगर उसमें स्वाभिमान है तो मुझ में भी स्वाभिमान है। हम सब ने मिलकर उसे बहुत मनाया, मगर वो हमारे मुंह पर तमाचा मारकर चली गई। ठीक है, अगर वो शादी नहीं करना चाहती, ये रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो जबरदस्ती ये रिश्ता बनाए रखने के लिए उसे क्यों प्रेशराइज करे? मुझे भी आप लोगों की इज्जत बहुत प्यारी है। वो अगर अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्ग समझती है तो मैं क्यों कमजोर बनूं? मैं भी जिंदगी में एक नया मकसद लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज सूर्यांश की बातें सुनकर अभिनव और गीतांजलि दोनों बहुत भावुक हो गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। भराई हुई आवाज में गीतांजलि ने कहा, मुझे आज अपने बेटे पर गर्व है। मुझे पता है मेरा बेटा कमजोर नहीं है। तुमने जो भी सोचा वही करो बेटा। तुम्हें आत्मसंतुष्टि मिले उसी रास्ते पर चलो। हम तुम्हारे साथ हैं। ये हुई ना अभिनव अरोड़ा के बेटे जैसी बात। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मन में हमेशा ये जिद बनाए रखना तो जीवन के रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ अमेरिका से जब तुम लौट कर आओगे तो मुझे एक आत्मविश्वास से भरा हुआ सूर्यांश दिखाई दे। फक्र से मेरा सर ऊंचा हो जाएगा। मैं गर्व के साथ कहूँगा, ये देखो मेरा बेटा सूर्यांश अमेरिका से MBA करके स्वदेश लौट के आया है। कहते कहते अभिनव अरोड़ा की आंखों में जीत की चमक दिखाई दी। मम्मी पापा, मैंने आप दोनों को बहुत दुख दिया, इसीलिए मैंने सोच लिया अब हर कदम से मैं सोच समझ कर रखूंगा और आप लोगों को खुश रखने की कोशिश करूंगा। पहले बहुत स्वार्थी हो गया था। मैं केवल अपने सुख के बारे में सोच रहा था, मगर अपने सुख के बारे में सोचकर वो खुशी नहीं मिलती जो खुशी आप लोगों को सुख के बारे में सोचकर मिलेगी। 2 दिन तक अकेले
में सोचने के बाद मुझे ये बात समझ में आई। निर्भय ने भी मुझे सही दिशा दिखाने में काफ़ी मदद की। उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। कहते-कहते सूर्यांश की आंखों में एक अजीब-सी चमक दिखाई दी। तुम्हें खुश देखकर हम खुश रहते हैं बेटा। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। जो कार्य करके तुम्हें खुशी मिलेगी वही तुम करो, गीतांजलि ने खुश होकर कहा। हाँ बेटा, तुम्हें दुखी देखकर कुछ दिन से हम लोग भी दुखी थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें किस तरह खुशी दे। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं। तुमने देखा नहीं कुछ दिनों से हमारे घर में कैसी उदासी छाई हुई थी। आज तुम्हें अच्छी हालत में देखकर फिर से खुशी लौट कर आई है। तुम हमेशा ऐसी ही रहना बेटा। अभिनव अरोड़ा ने भी खुशी खुशी गीतांजलि की बातों का समर्थन किया। अगर मान लो तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी मिल गई तो तब क्या करोगे सूर्यांश। गीतांजलि के मन में फिर प्रश्न जाग उठा। पहली बात, जहाँ तक मेरा सोचना है नहीं मिलेगी एक यूनिवर्सिटी। अगर मिल भी गई तो दूसरे क्लासमेट की तरह उससे भी मिलेंगे, मगर दोस्ती नहीं रख सकते क्योंकि रेखा दोस्ती भी नहीं रखना चाहती। नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर क्यों नहीं रखना चाहती। तुमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अभिनव अरोड़ा ने प्रश्न किया। पापा, उसका कहना है दोस्ती की हद से आगे बढ़कर फिर पीछे लौटना मुश्किल है। उसको डर है कहीं फिर से कमजोर न पड़ जाए, इसीलिए सामने ही नहीं आना चाहती। उसका सोचना भी गलत नहीं है। जिसे वो जीवन साथी बनाना चाहती थी उससे दोस्ती रखने से हो सकता है भावनाएं फिर जाग उठे, और वो शायद ये नहीं चाहती। जो भी है उसका व्यक्तित्व निर्णय है, उसे अपने निर्णय पर अटल रहने दीजिए। हमें क्यों बेकार में उसे लेकर बात करें। मैं तो उस चैप्टर को भूलना चाहता हूँ, मगर आप लोग बार बार बात करेंगे तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। सूर्यांश थोड़ा सा परेशान सा दिखाई देने लगा। ओके सॉरी बेटा, दोबारा मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। आई एम वेरी सॉरी। तुम पढ़ाई में अपना मन लगाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिले। अभिनव अरोड़ा ने अपनी गलती समझी। इट्स ओके पापा, अब मैं किसी बात को लेकर विचलित नहीं होता। मैं पढ़ाई अच्छे से करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। पापा की ओर देखकर सूर्यांश ने हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। सूर्यांश के होठों पर मुस्कान देखकर गीतांजलि बहुत खुश हो गई। खुशी से कहा, रात के खाने में क्या खाना चाहते हो बेटा। हल्का फुल्का कुछ बना देना। मम्मा, ज़्यादा खाऊंगा तो बहुत तेज नींद आएगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। एग्जाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं रह गए, इसीलिए रात को जगकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत दिन में यूं ही बेकार में चले गए, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। सूर्यांश की समझदारी भरी बातें सुनकर गीतांजलि फिर से खुशी से कहा, "हाँ, ठीक है बेटा, हल्का फुल्का ही कुछ बना देंगे जो तुम्हें पसंद है। अच्छा मम्मा पापा, तो मैं अब जाता हूँ, समय वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके बेटा जाओ, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं जाती हूँ किचन की ओर। गीतांजलि ने मुस्कुराकर कहा, मेरा तो कोई काम नहीं, अभी मैं थोड़ी देर टीवी देखना चाहता हूँ। आप लोग अपना काम करो। आज अभिनव अरोड़ा भी रिलैक्स के मूड में है। सूर्यांश उठकर खुशी खुशी अपने कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे से गीतांजलि और अभिनव अरोड़ा दोनों अपने बेटों के इस रूप को देखकर अपनी आंखों में सुकून पहुंचा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद घर में खुशी की महक फैल गई, जो सांसों में घुलकर मन को आनंदित किए जा रही है। लेखा और सूर्यांश की मेहनत रंग लाई। लेखा को बोस्टन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मिली, जिसे टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल गिना जाता है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। बहुत से ब्राइट स्टूडेंट इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं। लेखा तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने के कारण वो भी मनपसंद जगह पर। न्यूयॉर्क से बोस्टन ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए अब अनुषा सुब्रमण्यम से मिलने की संभावना भी अधिक हो गई। लेखा के मन में गुदगुदी होने लगी। न्यूयॉर्क जाकर अनुषा से मिलने और उसके साथ न्यूयॉर्क शहर घूमने का जो सपना मन में संजोकर रखा, वो सपना अब पूरा होने वाला है। मैनहट्टन का नाम बहुत बार सुना है, मगर नज़दीक से देखने का मजा तो अलग ही है। अटलांटिक ओशन के किनारे पे बना हुआ न्यूयॉर्क शहर और मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतों की खूबसूरती सबका मन मोह लेती है। समुद्र किनारे बेंच पर बैठी समुद्री ठंडी ठंडी हवा और सूर्य किरणों का गर्म स्पर्श मन में एक ऐसी आनंद अनुभूति गर्माहट देता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेखा अब इस अनुभूति को दिल के कोने में संजोकर रख पाएगी। रात को न्यूयॉर्क के मेन शहर से जो रंग बिरंगी लाइटों का चमक है, वो चमक भी किसी इंसान को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए काफी है। बस लेखा को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चकाचौंध में खुद को गुम होने नहीं देना है। वैसे भी वो अमेरिका इसीलिए जा रही है, खुद को तलाशना चाहती है। ऐसे में अगर वो खुद गुम हो जाएगी तो खुद को तलाशना मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ, चकाचौंध में खो जाते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते हैं।
जीवन भर वही गुम होकर रह जाते हैं, दोबारा स्वदेश लौट नहीं पाते। जो भी हो, लेखा की किस्मत कहेंगे या उसकी मेहनत का फल, उसे एक फेमस यूनिवर्सिटी के फाइनेंस में एमबीए करने का मौका मिला है। जो सपना उसने बहुत बार देखा, आज वो हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। सूर्यांश को लॉस एंजल्स के एक बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिला। दोनों ने जहाँ था वैसा ही हुआ, एक नॉर्थ में तो एक साउथ में। अब तो शायद ही दोनों का मिलना संभव हो। वैसे भी दोनों ने मन बना लिया एक दूसरे से न मिलने का। 1 साल का कोर्स है तो देखते ही देखते निकल जाएगा। एमबीए करके निकलने के बाद दोनों की जॉब तो पक्की है, मगर किसको कहाँ जॉब मिलती है ये बात किसी को नहीं मालूम। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है किसको कहाँ जॉब मिल रही है, क्योंकि अब तो दोनों में दोस्ती का रिश्ता भी नहीं रहा। ऊपर से देखकर तो यही लगता है, मगर मन में क्या चल रहा है ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं। भौतिक जगत में भले ही एक रिश्ते को सबकी नज़र में खत्म करके इंसान आगे निकल जाता है, मगर भौतिक जगत के अलावा एक मन का जगत भी है। क्या ये संभव है, किसी रिश्ते को मन से बिल्कुल मिटा देना? सूर्यांश और लेखा दोनों अपने रिश्ते को मन से मिटा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखते हैं समय उन्हें कितनी सफलता देता है। जो भी हो, दोनों के मन में उत्साह है अमेरिका जाकर अच्छी यूनिवर्सिटी में एमबीए करना और वहां रहकर एक्सपीरियंस गेन करना, जिंदगी को अलग ढंग से सोचना, देखना, खुद में खुद को तलाशना। इस कार्य में दोनों को कितनी सफलता मिलती है ये तो समय ही बताएगा। आज लेखा अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाली है। एयरपोर्ट पर निर्भय, जूही, आदित्य तीनों उसे सी ऑफ करने आए हैं। लेखा के चेहरे पर खुशी के साथ साथ सबसे कुछ सालों के लिए अपने अलग रहने का एक दुख भी है, इसीलिए बार बार आंखें भर भर आ रही है। जूही और आदित्य को भी लेखा के जाने की खुशी है, थोड़ा दुख भी। लेखा के कारण घर में बहुत चहल पहल बनी रहती थी, अब थोड़ा सूनापन आएगा। निर्भय ने उसकी हंसी मजाक, लड़ाई झगड़े, सब कुछ घर में एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखता था, मगर अब निर्भय भी खुद को अपने कामों में इतना व्यस्त कर लेगा कि उसे फुर्सत ही नहीं मिलेगी, क्योंकि लेखा से बिछड़ कर उसे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेखा के आंखों में आंसू देखकर पहले निर्भय ने उसे टोका, क्यों लेखा, आंखें क्यों गीली है? एक अलग दुनिया में, एक अलग देश में, एक अलग जिंदगी जीने जा रही है। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए, तुम्हें इतनी सफलता मिली है। मैं बहुत खुश हूँ निर्भय, मगर सबसे बिछड़ने का थोड़ा सा दुख तो है, खासकर तुमसे बिछड़ने का। तुम्हारे साथ हंसी मजाक करना, लड़ाई झगड़ा करना, सब कुछ बहुत मिस करूंगी। अरे पागल, आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है। वीडियो टॉक करेंगे तब हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर लेना, देखना कभी भी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। फिर वहाँ तुम्हें इतने दोस्त मिल जाएंगे, तरह तरह के देश से, अलग अलग संस्कार रखने वाले दोस्त। एक कल्चर हेरिटेज देखने को मिलेगा तुम्हें, वहाँ पर बहुत पसंद आएगा। 1 साल देखते ही देखते निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर जॉब में जाकर नए नए लोगों से मिलोगी, नए नए एक्सपीरियंस गेन करोगी। ऐसा मौका सबको थोड़े ही मिलता है, जिसे मिलता है वो खुशनसीब है। खुश होकर जाओ ताकि हम लोग भी खुशी खुशी घर लौट जाए। अनुषा तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आएगी, फिर तुम उसे घर जाकर सबसे मिलने का एक नया एक्सपीरियंस होगा। देखना उसके मॉम डैड कितने अच्छे हैं, उसका छोटा भाई भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। आज आदित्य भी खुशी के साथ थोड़ा सा दुखी है, ये सोचकर कि अब लेखा की प्यारी प्यारी बातें, उसकी शिकायतें, कभी कभी उसका लड़ना, सब कुछ बहुत मिस करेगा। लेखा आदित्य के पास आकर उसके सीने से लग गई और सिसक पड़ी, पापा आप मुझे रोज वीडियो कॉल करोगे ना? आदित्य ने भी गीली आंखें लेकर लेखा के माथे पर एक क्षणा चिन्ह अंकित करते हुए कहा, हाँ बेटा, रोज आपसे वीडियो टॉक करेंगे। मन में जो भी बातें हो मुझसे शेयर कर लेना, कभी भी कोई चीज की जरूरत पड़े तो बताना मत भूलना। पापा आपको बहुत याद करते हैं। पापा आप अपना ध्यान रखना, कभी कभी आपकी तबीयत खराब रहने लगती है, आप टेंशन नहीं करेंगे, वादा करो मुझसे। हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगा बेटा। फिर निर्भय है ना मेरे पास ध्यान रखने के लिए, तुमने तो सारी जिम्मेदारी उसे दे दी, अपनी जिम्मेदारी के साथ तुम्हारी जिम्मेदारी भी पूरी करेगा। आदित्य जोर जोर से हंसने लगा तो लेखा भी हंस पड़ी। लेखा बेटा अपना ध्यान रखना, मन लगाकर पढ़ाई करना। जूही लेखा के पास आई और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, लेखा छोटी बच्ची नहीं है, जूही अपना ध्यान खुद रख सकती है और पढ़ाई भी कर सकती है। आदित्य फिर हंसने लगा ताकि माहौल हल्का फुल्का रहे। आपकी बेटी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, इसीलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा है। कुछ कहती हूँ तो बस यही सुनने को मिलता है कि लेखा बहुत समझदार है, फिर मैं उससे क्या कहूँ? जूही ने थोड़ी सी नाराजगी दिखाते हुए कहा, मेरी लेखा है ही समझदार तो मैं क्या कहूँ, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। आदित्य तिरछी नजर से जूही की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। मान गए आपकी बेटी दुनिया की सबसे समझदार बेटी है, इसीलिए आप अपनी बेटी को समझा दिए कि रात को बहुत घुमा ना करे, जो भी करना है दिन में करे।
लेखा, तुमने सुन लिया मम्मा ने क्या कहा। मम्मा के आदेश का उल्लंघन मत करना। मैंने कोई आदेश नहीं दिया, केवल समझाया। बातों को घुमा फिरा कर क्यों कहना चाहते हो आदि? यही कि माँ के आदेश का पालन करना संतान का कर्तव्य होता है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब देखो बातों को तोड़ मरोड़ कर खिचड़ी बना डालते हो। मुझसे न जाने किस जन्म का बैर है। बच्चों के सामने मुझसे लड़ने में बहुत मजा आता है तुम्हें। बच्चे क्या सोचेंगे, हम दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। लेखा और निर्भय दोनों मम्मी पापा की बातें सुनकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए लेखा ने कहा, हम कुछ नहीं सोचेंगे मम्मा, मुझे पता है पापा आपसे मजाक कर रहे हैं। जब आप पापा से बहुत ज्यादा मजाक करते हैं तो आप बिल्कुल चिढ़ जाती हो। बहुत अच्छी लगती हो। हमें भी आपका चेहरा देखकर बड़ा मजा आता है। सुन ली आपकी बेटी की बात। लाड प्यार में इतना बिगाड़ दिया कि कुछ भी कहती है मैं चिढ़ जाती हूँ। इससे मेरा चेहरा अच्छा लगता है। मुँह में से ही शैतान की नानी नहीं कहती थी इसे। बिल्कुल शैतान की नानी है। मम्मा की बात सुनकर लेखा जोर जोर से हंस पड़ी। लेखा की हंसी देखकर आदित्य ने कहा, देखा मेरी बेटी को हंसी आ गई। उदास होकर जा रही थी, हंसा दिया ना इसे। अब पूरी जर्नी हम इसको हमारी बातें सोचकर हंसी आएगी। इतनी देर निर्भय चुप होकर सारी बातें सुन रहा है। पापा की बातें सुनकर चुप न रह सका। पापा, लेखा को हंसाने के लिए मम्मा को छेड़ना जरूरी था क्या? कोई और बात कहकर भी तो हंसा सकते थे, जैसे कोई चुटकुला सुनाकर। आपको तो मम्मा को छेड़ने में मजा आता है। मम्मा जब गुस्सा करती है तो आपको उनका चेहरा देखकर बड़ा मजा आता है। ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम हमारे सामने तो उनको छेड़ा मत करो। आप अकेले छेड़ लेना, कोई नहीं कहेगा। निर्भय मुस्कुराने लगा। निर्भय, तुम भी अपने पापा का पक्ष ले रहे हो? जूही ने निर्भय की ओर देखकर कहा मम्मा, आप ही का तो पक्ष लिया। मैं तो आप ही का बेटा हूँ, फिर पापा का पक्ष कैसे ले सकता हूँ? मैंने तो अकेले में छेड़ने के लिए कहा। मम्मा की ओर देखकर निर्भय मुस्कुराने लगा। तुम दोनों बच्चे बहुत शैतान हो गए। रुक जाओ, निर्भय तुम्हारी लगाम कसती हूँ। लेखा ने हंसते हुए पूछा, वो कैसे मम्मा? अनुषा के मम्मी पापा से बात करती हूँ, जल्दी निर्भय की लगाम अनुषा के हाथ में देने वाली हूँ। निर्भय ने हंसते हुए कहा, मैं क्या घोड़ा हूँ मम्मा जो मेरी लगाम अनुषा के हाथ में देने वाली हो? मैं इतनी जल्दी शादी करने वाला नहीं। मेरी अभी उम्र ही क्या है। मेरी आजादी मत छीनो। आदित्य, सुना तुमने? तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? शादी करने से आजादी छिन जाती है आजकल के बच्चे ना। निर्भय तो तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा कब से आ? तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने। मुझे बीच में मत घसीटो। सबकी हंसी मजाक चल ही रही थी कि उद्घोषक की आवाज गूंज उठी। सभी पैसेंजर से अनुरोध है कि अपना सिक्योरिटी चेकिंग करा ले। लेखा ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे अब जाना चाहिए पापा, अभी सिक्योरिटी चेकिंग भी करनी है। बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा। मम्मा, निर्भय, बाय, मैं आती हूँ। आप लोग अच्छे से रहना। ओके बेटा, सेफ जर्नी। पहुंचकर मुझे कॉल करना। जूही ने हाथ हिलाकर बाय कहा। निर्भय ने कहा, बाय लेखा, हैप्पी जर्नी। एयरपोर्ट पर अनुषा आएगी, पहचान लेना। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, बाय लेखा बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। पहुंचकर कॉल करना, पापा इंतजार करेंगे। लेखा जाते समय एक मुस्कुराहट बिखेर कर हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गई। तीनों पीछे से जाते हुए उसे देख रहे थे। जूही मन ही मन सोचने लगी, जब तुम लौट कर आओगी बेटा तो एक अलग ही पर्सनैलिटी में तुम्हें पाऊंगी। ये सोचकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम खुद को ढूंढना चाहती थी, अपना मंजिल खुद पाना चाहती थी, इसके लिए तुमने समय मांगा था, तुम्हें समय दे दिया। ईश्वर करे तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हें कदम दर कदम सफलता मिले। जितना अपमान तिरस्कार तुमने सहा है उसका सही जवाब दे सको, ऐसी एक सशक्त पर्सनैलिटी लेकर लौटना। अनमैरिड माँ की बेटी भी औरों के जैसे इंसान है, उसमें भी भावनाएं हैं, उसे भी दुख होता है, दर्द होता है, उसे भी खुश होने का हक है। एक दिन सफल होकर तुम ये बात साबित कर देना, तुम औरों से अलग होकर भी खास हो। मैं फख्र के साथ कह सकूं कि मेरी बेटी किसी की मोहताज नहीं, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने के लिए बिल्कुल सक्षम है। तुम इतना सशक्त बनना कि समाज में किसी तरह का अपमान भरी बातें तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सके। तुम खुद पर विजय पाकर लौटना। एक दिन आदित्य चोपड़ा के बिजनेस का उत्तराधिकारी बनकर बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना। जिस समाज में तुम्हें आदित्य चोपड़ा की बेटी होने पर भी अपमान किया था, वो समाज एक दिन आदित्य चोपड़ा की बेटी को एक सक्षम सफल बिजनेस वुमन के सम्मान से नवाजे। उस दिन मेरे रिश्ते घाव को शांति का लेप लगेगा। मम्मा चलो घर, चुपचाप क्या सोच रही हो? निर्भय ने जूही का हाथ पकड़कर कहा। यही सोच रही थी बेटा, लेखा अमेरिका से लौटकर तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पापा का बिजनेस संभाले, उसे ऊंचाइयों तक ले जाए। जिस समाज ने उसका अपमान किया था, वो समाज उसे एक सफल बिजनेस वुमन के रूप में सम्मान देने पर मजबूर हो जाए। एक दीर्घ श्वास छोड़कर जूही ने निर्भय का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आज इसी हाथ में जूही ने अपने पूरे जीवन को सौंपकर स्वर्ग की अनुभूति महसूस कर रही है।
आपने जो भी सोचा वही होगा, देखना मम्मा, मुझे लेखा पर पूरा विश्वास है। एक अलग व्यक्तित्व लेकर स्वदेश लौटेगी वो। जिन लोगों ने उसको अपमान का विष पिलाया, उन लोगों को एक दिन सफलता का विष अमृत पिलाकर तृप्त करेगी। निर्भय अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर अपने पापा के पीछे पीछे चल पड़ा। आज उसके मन में आनंदा अनुभूति के साथ एक शांति है, जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी, मगर अब जाकर मिली है।